हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडवोकेट अनप्लग्ड। गाइस, आज हम बात करेंगे विड्रॉल एंड एडजस्टमेंट ऑफ सूट्स के बारे में, जो कि दिया हुआ है ऑर्डर 23 द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अंदर। तो गाइस, बेसिकली यह जो ऑर्डर है यह बात करता है कि अगर मान लो आपने कोई सूट को विड्रॉ करना है तो आपको कैसे करना है, कोर्ट की परमिशन से करना है, और अगर आप कोर्ट की परमिशन नहीं लेते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, या आप कोई अपना क्लेम जो है अबंडन करते हैं तो वह किस तरीके से करना है, या अगर आपने सूट में कंप्रोमाइज़ करना है तो उसको कैसे कंप्रोमाइज़ करना है और उस कंप्रोमाइज़ का क्या इफेक्ट होगा। तो गाइज़, यह सब ऑर्डर 23 के अंदर दिया है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए गाइज़, अब हम बात करते हैं ऑर्डर 23 में रूल 1 के बारे में। गाइज़, ऑर्डर 23 रूल 1 बात करता है विड्रॉल ऑफ अ सूट और अबंडनमेंट ऑफ पार्ट ऑफ अ क्लेम। यानी कि अगर आप कोई सूट को विड्रॉ करते हैं या आप किसी क्लेम का जो कुछ पार्ट जो है उसको जो है छोड़ देते हैं तो वह कैसे करना है या क्या उसका प्रोसेस है। तो गाइज़, ये कहता है कि एट एनी टाइम आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ अ सूट द प्लेंटिफ मे एज अगेंस्ट ऑल और any of the defendant abandon his suit or abandon a part of his claim। बेसिकली ये ऑर्डर यह कहता है कि जब भी आपने कभी सूट को इंस्टीट्यूट किया या प्लेंटिफ ने जब भी केस फाइल किया, उसको फाइल करने के बाद जो प्लेंटिफ है किसी डिफेंडेंट के खिलाफ या सभी डिफेंडेंट्स के खिलाफ जो है अपने क्लेम को जो है पूरे अबंडन कर सकता है, छोड़ सकता है, या कुछ पार्ट ऑफ द क्लेम छोड़ सकता है। जैसे कि सपोज करिए, अगर मान लो प्लेंटिफ जो है अगर टेनेंट के खिलाफ उसने केस फाइल किया, उसमें उसने रेंट भी मांगे हैं, डैमेजेस भी मांगी हैं, तो अगर मान लीजिए गाइज वह चाहे तो वह टेनेंट के खिलाफ जो है अपनी डैमेजेस को छोड़ सकता है या अबंडन कर सकता है। गाइज, इसमें प्रोविजो दी है। प्रोविजो कहती है प्रोवाइडेड दैट वेयर द प्लेंटिफ इज अ माइनर और अदर पर्सन टू whom the provision contained in rule 1 to 14 of order 32 extends, neither the suit nor any part of the claim shall be abandoned without the leave of the court। बेसिकली यह कहता है कि अगर मान लो कोई भी जो है अगर केस है जिसमें कि प्लेंटिफ जो है वह माइनर है, या जो ऑर्डर 32 के रूल 1 to 14, बेसिकली ऑर्डर 32 जो गाइस बात करता है वह तो माइनर के लिए बात करता है, या पर्सन जो है अनसाउंड माइंड के पर्सन है जिनके अगर मान लो उन्होंने कोई केस नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू फाइल किया हुआ है या किसी गार्जियन ने केस फाइल किया हुआ है, तो उस सूट को जो है विड्रॉ नहीं किया जाएगा, उसका क्लेम अबंडन नहीं किया जा सकता जब तक कि कोर्ट से आप उसकी परमिशन ना ले लें। यानी कि विदाउट कोर्ट की लीव के जो है आप जो है उसका क्लेम को अबंडन या उस क्लेम को जो है पार्ट ऑफ द क्लेम को अबंडन नहीं कर सकते। गाइज, अब ऑर्डर 23 रूल 2 जो है वह बात करता है एन एप्लीकेशन फॉर लीव अंडर द प्रोविजो टू सब रूल 1 shall be accompanied by an affidavit of the next friend, and also if the minor or such other person is represented by a pleader by a certificate of the pleader to the effect that the abandonment proposed is in his opinion for the benefit of the minor or such other person। बेसिकली गाइज, ऑर्डर 23 का रूल यह कहता है कि अगर मान लो कोई एप्लीकेशन इस तरीके की आपने अबंडनमेंट ऑफ क्लेम की लगाई है तो वह एफिडेविट के साथ होगी। एफिडेविट किसका होगा? या तो नेक्स्ट फ्रेंड का होगा, या अगर माइनर के केस में अगर वह कोई प्लीडर रिप्रेजेंट कर रहा है तो वह सर्टिफाई करेगा कि क्या कहते हैं जो अबंडेंट जो क्लेम को जिसको अबंडन कर रहे हैं वह बेसिकली क्या है, बेनिफिट में है माइनर या अदर सच पर्सन। यानी कि जो कोई पर्सन जो है लीगली डिसेबल है, अनसाउंड माइंड का है या इस तरीके का कोई आदमी है, तो उसके जो है वह बेनिफिट के लिए जो है वह क्लेम जो अबंडन किया जा रहा है। गाइज, ऑर्डर 23 का रूल 3 बात करता है कि वेयर द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट अ सूट मस्ट फॉल बाय रीजंस ऑफ सम फॉर्मल डिफेक्ट। यानी कि कहता है कि अगर मान लो कोर्ट को सेटिस्फाई है, कोर्ट को लगता है कि जो सूट जो है किसी फॉर्मल डिफेक्ट की वजह से जो है क्या कहते हैं जो है सूट जो है वह चल नहीं पाएगा, या सूट जो है प्रॉपरली मतलब गिर जाएगा बेसिकली। तो इसका मतलब यह है कि अगर मान लो कोई फॉर्मल डिफेक्ट है, यानी कि फॉर्मल डिफेक्ट गाइज वह होता है कि मान लो जो कि मेरिट पे जो है डिपेंड नहीं करता। जैसे कि मान लो आपने मिस जॉइंडर ऑफ पार्टीज कर दिया, या गाइज आपने प्रॉपर फीस नहीं दी है, द कोर्ट को लगता है, कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है कि सूट जो है नहीं चल पाएगा किसी फॉर्मल डिफेक्ट के, या बी में कहता है दैट देयर आर सफिशिएंट ग्राउंड्स फॉर अलाउिंग द प्लेंटिफ टू इंस्टीट्यूट अ फ्रेश सूट फॉर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ सूट और पार्ट ऑफ अ क्लेम। या कोर्ट को लगता है कि सफिशिएंट ग्राउंड है कि प्लेंटिफ जो है फ्रेश सूट को इंस्टीट्यूट करे सेम सब्जेक्ट मैटर को लेके और किसी पार्ट ऑफ द क्लेम को, तो इट में ऑन सच टर्म्स एज इट थिंक फिट्स ग्रांट द प्लेंटिफ परमिशन टू विड्रॉ फ्रॉम सच सूट
or such part of the claim with the liberty to institute a fresh suit in respect of the subject matter of such suit or such part of the claim। बेसिकली गाइज ऑर्डर 23 का जो रूल जो 3 है वह यह कहता है कि मान लो कोई फॉर्मल डिफेक्ट था या कोर्ट को लगा कि मान लो कि अगर सूट जो है वह जो है फॉल कर जाएगा, सफिशिएंट रीजंस हैं, तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट परमिशन दे सकता है प्लेंटिफ को कि वह जो है अपना क्लेम को विड्रॉ कर ले या पूरा सूट को विड्रॉ कर ले, और लिबर्टी है उसके पास में कि वह फ्रेश सूट जो है फाइल कर सकता है। गाइस ऑर्डर 23 का जो रूल 4 है वह कहता है कि वेयर द प्लेंटिफ अबंडेंस एनी सूट और पार्ट ऑफ अ क्लेम अंडर सब रूल 1, यानी कि अगर मान लो सब रूल 1 के अंदर अगर किसी ने अपना कोई पार्ट ऑफ द क्लेम जो है और या अपना सूट जो है उसने जो है बिल्कुल छोड़ दिया या सूट जो है विड्रॉ कर लिया या अबंडन कर दिया, और बी में लिखा है विड्रॉज फ्रॉम द सूट और पार्ट ऑफ अ क्लेम विदाउट द परमिशन रेफर्ड इन सब रूल 3, यानी कि बेसिकली बात कर रहा है कि अगर आपने जो है कोई भी केस जो आपने फाइल किया था उसमें अपना क्लेम अबंडन कर दिया या जो है केस को विड्रॉ कर लिया बिना कोर्ट की परमिशन के, तो वह जो है ही शैल बी लाइबल फॉर सच कॉस्ट एज द कोर्ट में अवार्ड एंड शैल बी प्रिक्लूडेड फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग एनी फ्रेश सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सब्जेक्ट मैटर और सच पार्ट ऑफ द क्लेम। बेसिकली गाइज यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझ लीजिए। कोर्ट यह कहते हैं जो सब रूल 4 जो रूल 4 है वह यह कहता है कि अगर मान लो आपने अपना क्लेम जो है अबंडन कर दिया, विड्रॉ कर दिया विदाउट कोर्ट की परमिशन के, तो फिर जो है आप दोबारा से जो है फ्रेश सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते उस सब्जेक्ट मैटर को लेकर या उस पार्ट ऑफ द क्लेम को लेकर, यानी कि यह जो है बार करता है आपका फ्रेश सूट जो है सेम सब्जेक्ट मैटर को लेकर फाइल करना। गाइज ऑर्डर 23 का रूल 5 बात करता है नथिंग इन दिस क्लेम, नथिंग इन दिस रूल शैल बी डीम्ड टू ऑथराइज द कोर्ट टू परमिट वन ऑफ सेवरल प्लेंटिफ टू अबंडन अ सूट और पार्ट ऑफ अ क्लेम अंडर सब रूल 1। गाइज ये कहता है कि मान लो कि अगर मान लीजिए काफ़ी सारे डिफेंडेंट हैं तो इस रूल में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि ऑथराइज करता है कोर्ट को कि वह परमिट कर दे किसी एक प्लेंटिफ को, अगर मान लो काफ़ी सारे प्लेंटिफ हैं उसमें से किसी एक को जो है वह अलाउ कर दे कि जो है वह सूट को अबंडन कर, सूट जो है अबंडन कर ले सूट को या कोई पार्ट ऑफ द क्लेम सब रूल 1 के अंदर जो है वह विड्रॉ नहीं कर सकता, और विड्रॉ अंडर सब रूल 3 एनी सच और पार्ट ऑफ अ क्लेम विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर प्लेंटिफ्स। बेसिकली कहता है अगर मान लो कई सारे प्लेंटिफ हैं और अगर मान लीजिए कोई एक प्लेंटिफ जो है वह केस को विड्रॉ करना चाहता है या अपने क्लेम को अबेंडन करना चाहता है तो वह नहीं कर सकता जब तक कि इसमें कंसेंट ना हो बाकी सारे प्लेंटिफ्स की। तो गाइस बेसिकली ये कहता है कि अगर मान लो कोर्ट जो है तभी जो है क्लेम आपका अबेंडन करने देगा अगर कई सारे प्लेंटिफ हैं, जब उसमें कंसेंट जो है सारे प्लेंटिफ्स की कंसेंट है, अदरवाइज जो है आप अपना जो सूट जो है विड्रॉ नहीं कर सकते इन रिलेशन, मतलब आप अपने सूट को जो है विड्रॉ नहीं कर सकते। गाइज अब हम बात करते हैं ऑर्डर 23 रूल 1A के बारे में। गाइज रूल 1A बात करता है व्हेन ट्रांसपोजिशन ऑफ डिफेंडेंट एज प्लेंटिफ मे बी परमिटेड। बेसिकली ये कहता है ट्रांसपोजिशन का मतलब ये होगा गाइज डिफेंडेंट को प्लेंटिफ या प्लेंटिफ को डिफेंडेंट में चेंज करना। तो 1A बात करता है कि कब जो है ट्रांसपोजिशन ऑफ डिफेंडेंट एज प्लेंटिफ मे बी परमिटेड, यानी कब ऐसा है जब जो है डिफेंडेंट को प्लेंटिफ जो है बनने दिया जाएगा। गाइज ये बात करता है कि वेयर अ सूट इज विड्रॉन और अबंडन बाय द प्लेंटिफ अंडर रूल 1। अगर मान लो कोई सूट जो है विड्रॉ कर लिया या अबंडन कर दिया 23 रूल 1 के अंदर एंड अ डिफेंडेंट अप्लाइज टू बी ट्रांसपोर्ट एज अ प्लेंटिफ अंडर रूल 10 ऑफ ऑर्डर 1, द कोर्ट शैल in considering such application have due regard to the question whether the applicant has a substantial question to be decided as against any of the other defendants। गाइज बेसिकली ये कहता है अगर मान लीजिए आपको ट्रांसपोजिशन करनी है, यानी कि अगर मान लो किसी ने सूट को विड्रॉ किया या अबंडन किया सब रूल 1 के अंदर, तो यह कहता है कि अगर मान लो कोई डिफेंडेंट जो है वह प्लेंटिफ बनना चाहता है और कोर्ट को लगता है कि भाई मान लो कि उस जो बंदा जो है जो पहले डिफेंडेंट था वह प्लेंटिफ बन जाएगा और उसके पास जो है कोई क्वेश्चन सब्सटेंशियल क्वेश्चन होगा जो कि डिफेंडेंट के अगेंस्ट में जो है वह डिसाइड हो सकता है, जो रेस्ट ऑफ द डिफेंडेंट्स हैं, तो कोर्ट जो है उसको गाइज अलाउ कर देगा। गाइज अब हम बात करते हैं 1A के गाइज अब हम बात करते हैं ऑर्डर 23 रूल 2 के बारे में। गाइज रूल 2 बात करता है लिमिटेशन लॉ नॉट अफेक्टेड बाय द
बाई फर्स्ट सूट। बेसिकली ये बात करता है लिमिटेशन लॉ की। अगर मान लीजिए आपने पहला सूट डाला, उसके बाद विड्रॉ कर लिया, तो लिमिटेशन का क्या इफेक्ट होगा। गाइस ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मान लीजिए आपने कोई केस फाइल किया और वह केस जो है आपने कोर्ट की लिबर्टी के साथ 1 साल बाद विड्रॉ कर लिया, तो उसका लिमिटेशन का इफेक्ट क्या होगा। या 2 साल बाद आपने विड्रॉ किया, कभी भी आपने केस विड्रॉ किया, तो लिमिटेशन का क्या इफेक्ट होगा। तो गाइस यह रूल 2 कहता है कि इन एनी फ्रेश सूट इंस्टीट्यूटेड ऑन permission granted under the last preceding rule, the plaintiff shall be bound by the law of limitation in the same manner as if the first suit has not been instituted. गाइस बेसिकली इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपका जो पहला सूट आपने विड्रॉ कर लिया, जब आपने सेकंड सूट फाइल किया, और जब भी आप सेकंड सूट फाइल करेंगे तो उसमें लिमिटेशन जो है वह तब से स्टार्ट होगी जब आपने सेकंड सूट जो है फाइल किया। सपोज करिए आपने 2010 में कोई आपने केस फाइल किया था, वह आपने जो है 2012 के अंदर जो है विड्रॉ कर लिया, तो जो अब लिमिटेशन का पीरियड काउंट होगा वह 2010 से नहीं होगा जब आपने पहले केस फाइल किया था, वह होगा 2012 से जब आप दोबारा सूट को फाइल कर रहे हैं। और कोर्ट यह मानेगा कि जो पहला जो सूट था वह आपने फाइल ही नहीं किया था, जो आपने नेक्स्ट जो सूट फाइल किया है वही जो है फ्रेश सूट है। तो गाइज बेसिकली ये बात करता है ऑर्डर 23 रूल 2 के लिमिटेशन जो है इफेक्टेड नहीं होगी। अगर मान लीजिए आपने पहला सूट जब विड्रॉ कर लिया, उसके बाद जब आपने सेकंड सूट फाइल किया, तो लिमिटेशन जो है उस दिन से काउंट होगी जब आपने सेकंड सूट फाइल किया है। तो गाइज अब हम बात करते हैं ऑर्डर 23 रूल 3 के बारे में। यह बात करता है कंप्रोमाइज़ ऑफ द सूट की, यानी कि अगर आपने दो पार्टीज़ हैं, उन्होंने आपस में कंप्रोमाइज़ कर लिया तो क्या होगा। तो गाइज बेसिकली ये कहता है वेयर इट इज़ प्रूव्ड टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट दैट अ सूट हैज़ बीन एडजस्टेड होली और इन पार्ट बाई एनी लॉफुल एग्रीमेंट और कंप्रोमाइज़। यानी कहता है कि अगर मान लो यह प्रूव हो जाता है, कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है कि सूट जो है वह ये जो है एडजस्ट हो गया है पूरा या पार्ट में किसी लॉफुल एग्रीमेंट में और कॉम्प्रोमाइज़ का, यानी लॉफुल एग्रीमेंट की बात कर रहा है और कॉम्प्रोमाइज़ इन राइटिंग एंड साइंड बाय द पार्टीज़। यानी कि बेसिकली ये क्या इंग्रेडिएंट्स हैं इसके, एक तो क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। अगर मान लो कोई सूट जो है एडजस्ट जो हो रहा है लॉफुल होना, लॉफुल एग्रीमेंट से या कंप्रोमाइज़ से, जो कि राइटिंग में होना चाहिए और पार्टीज़ का साइन किया होना चाहिए। और वेयर द डिफेंडेंट सेटिस्फाइज द प्लेंटिफ इन रिस्पेक्ट ऑफ होल और एनी पार्ट ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट, या डिफेंडेंट जो है किसी सेटिस्फाई करता है प्लेंटिफ को पूरे क्लेम के बारे में या किसी पार्ट ऑफ द क्लेम के बारे में, तो द कोर्ट क्या करेगा, द कोर्ट शेल ऑर्डर सच एग्रीमेंट कंप्रोमाइज और सेटिस्फैक्शन टू बी रिकॉर्डेड। तो कोर्ट क्या करेगा, वो जो एग्रीमेंट हुआ या जो कंप्रोमाइज़ हुआ या सेटिस्फैक्शन हुई उसको रिकॉर्ड करेगा। एंड शेल पास अ डिग्री इन अकॉर्डेंस देयर ऑफ, और फिर उसके बाद क्या करेगा, फिर जो है कोर्ट जो है डिग्री उसके अकॉर्डिंगली पास कर देगा, जैसा कि जो एग्रीमेंट हुआ था या कंप्रोमाइज़ हुआ था या सेटिस्फैक्शन हुई थी। गाइज सो फार एज इट रिलेट्स टू द पार्टीज टू द सूट, बेसिकली कहता है जो कि जितना कि वह पार्टीज टू द सूट से रिलेट करता है, यानी कि बेसिकली जिन्होंने कंप्रोमाइज़ किया है उन्हीं के बीच में की बात होगी, या किसी और थर्ड पर्सन को नहीं इफेक्ट करेगा यह कंप्रोमाइज़। वेदर और नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एग्रीमेंट कंप्रोमाइज सेटिस्फैक्शन इन द सेम एज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट। बेसिकली ये कहता है कि जब आप कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि जो सब्जेक्ट मैटर जो था सूट का उसी का कंप्रोमाइज़ होगा, तो वह जो है डिफरेंट भी हो सकता है सब्जेक्ट मैटर। राइट, इसमें प्रोविजो दी हुई है, प्रोविजो बात करती है, प्रोविजो कहती है कि प्रोवाइडेड दैट वेयर इट इज़ एलिज्ड बाई वन पार्टी एंड डिनाइड बाई द अदर पार्टी दैट एन एडजस्टमेंट और सेटिस्फैक्शन हैज़ बीन अराइव्ड एट, द कोर्ट शैल डिसाइड द क्वेश्चन but no adjournment shall be granted for the purpose of deciding the question unless the court for reasons to be recorded thinks fit to grant such adjournment। बेसिकली बात करता है कि अगर मान लीजिए कि कोई कुछ एलिज किया एक पार्टी ने और डिनाई किया दूसरी पार्टी ने, और एडजस्टमेंट और सेटिस्फैक्शन जो है हो गई है, तो कोर्ट क्या करेगा, डिसाइड करेगा उस जो एलिगेशंस है, जो एलिज किया है किसी पार्टी ने कहा है, दूसरी पार्टी ने मतलब किसी ने एलिज किया है और दूसरी पार्टी ने उसको मना किया है, पर जो है कोई एडजस्टमेंट जो है वह नहीं शैल बी, बट कोई एडजस्टमेंट जो है कोर्ट नहीं देगा, यानी कोर्ट जो है उसी दिन डिसाइड कर देगा उसको। अगर मान लो कोई भी एलिगेशन जो एलिज किया है किसी पार्टी ने और दूसरी ने डिनाई किया है, तो वह उसको डिसाइड कर देगा, उसके लिए जो है एडजस्टमेंट नहीं देगा, और अगर एडजस्टमेंट देगा तो उसका रीज़न जो है जो ग्रांट किया है उसका जो है राइटिंग में रीज़न जो है कोर्ट जो है रिकॉर्ड करेगा और थिंक फिट टू ग्रांट क्यों उसने जो है वह एडजस्टमेंट दी है। गाइस में एक्सप्लेनेशन दिया, एक्सप्लेनेशन कहती है एन एग्रीमेंट और कंप्रोमाइज विच इज़ वॉइड और वॉइडेबल अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शैल नॉट बी डीम टू बी लॉफुल विद इन द मीनिंग ऑफ दिस रूल। यह कहता है कि अगर मान लो कोई भी आपने एग्रीमेंट जो है कोई या कंप्रोमाइज़ किया है,
तो वह अगर मान लो वॉइड या वॉइडेबल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, बेसिकली वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वह कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके का नलिटी है, यानी वॉइड एब इनिशियो है। जैसे कि अगर आपने कोई वेजरिंग का कॉन्ट्रैक्ट किया, यानी आपने कोई सट्टेबाजी का कॉन्ट्रैक्ट किया, या आपने कोई प्रोस्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, तो वह जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड होंगे, वॉइड होंगे एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो अगर मान लो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड या वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, उससे रिलेटेड आपने कोई कंप्रोमाइज़ किया है, तो उसको लॉफुल नहीं माना जाएगा इस रूल के अंदर। तो गाइस बेसिकली ये बात करता है अगर आपने कंप्रोमाइज़ करना है किसी सूट के अंदर, तो कोर्ट अगर सेटिस्फाई हो जाता है कि मान लो कोर्ट की सेटिस्फाई हो जाता है कि कोई लॉफुल एग्रीमेंट है या कंप्रोमाइज़ है, राइटिंग के अंदर है, पार्टीज़ ने साइन किया है, और कोर्ट जो है परमिशन दे देता है उस पर्टिकुलर टर्म्स एंड कंडीशंस में, हो सकता है वह जो आप जिस चीज़ में आप जो सेटलमेंट कर रहे हैं वह जो आपका सूट मैटर में हो भी या नहीं हो, तो भी जो है आप जो है कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा अराइज हो गया जो कि एक पार्टी एलिज कर रही है, दूसरी डिनाई कर रही है, तो क्या है कोर्ट जो है उसको सेम डे डिसाइड कर देगा, एडजमेंट नहीं देगा, और एडजमेंट देगा तो रीज़न जो है राइटिंग में रिकॉर्ड करेगा। गाइस सपोज करिए मान लीजिए कंप्रोमाइज़ डिग्री हुई किसी केस के अंदर, जो कि आपका टेनेंट को सपोज करिए गाइस मालिक एक मालिक ने, मकान मालिक ने, लैंडलॉर्ड ने केस फाइल किया टेनेंट के खिलाफ कि जो है उसने जो है रेंट नहीं दिया। तो गाइस कंप्रोमाइज़ हो जाता है कि भाई जो रेंट का सपोज करिए 50,000 रुपया जो बनता था उस 25,000 में सेटलमेंट हो जाता है कि 25,000 रुपये मैं आपको 3 मार्च तक दे दूंगा, या सपोज करिए एक पर्टिकुलर डेट फिक्स हो गई, इस डेट तक दे दूंगा, और उस डेट को वह पैसे नहीं देता है, तो गाइस फिर जो पार्टी जो है, जो लैंडलॉर्ड है, वह एंटाइटल हो जाएगा इजेक्टमेंट का, यानी कि उसको जो है मकान से निकालने का हकदार बन जाएगा, क्योंकि उसने जो है कंप्रोमाइज़ किया था और वह कंप्रोमाइज़ से जो है फिर वापस हट गया। तो जो कंप्रोमाइज़ जो भी होगा गाइस, एक इंपॉर्टेंट बात यह भी ध्यान रखिएगा, वह जो होगा जो पार्टी कंटेस्ट कर रही थी उन्हीं के बीच में जो है वह वैलिड होगा, और जो कंटेस्टिंग पार्टी हैं उन्हीं के ऊपर बाउंडिंग होगी, और उन्हीं के अगेंस्ट जो है उसको एनफोर्स किया जा सकता है गाइस। अगर मान लो कोई पार्टी नहीं थी उस कंप्रोमाइज़ की, तो उसके अगेंस्ट जो है वह जो है बाइंडिंग नहीं होगा। और गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात कंप्रोमाइज़ में ये आपको ध्यान रखनी है कि जो भी कंप्रोमाइज़ हुआ था किसी सूट के अंदर हो या किसी अपील के अंदर हो, तो वह जो है सबसे पहले राइटिंग में लिखा जाएगा, और उसके बाद जो है पार्टीज़ का साइन होना उस पर ज़रूरी है। अगर मान लो साइन नहीं है तो जो है फिर वह को जो कॉम्प्रोमाइज़ है वह वैलिड नहीं माना जाएगा। गाइस इसका ऑर्डर 23 का रूल 3 ये कहता है बार टू सूट, कहता है नो सूट शैल लाई टू सेट असाइड अ डिक्री ऑन द ग्राउंड दैट द कंप्रोमाइज ऑन विच द डिक्री इज बेस्ड वाज नॉट लॉफुल। बेसिकली कहता है अगर मान लो कोई सूट दोबारा से फाइल नहीं होगा इस ग्राउंड को लेकर जो कंप्रोमाइज़ हुआ है वह जो है बेस्ड है किसी वॉज जो किसी उसके ऊपर बेस्ड है जो कि लॉफुल नहीं था। कंप्रोमाइज़ ऑन विच द डिक्री जो बेस्ड है वो लॉफुल नहीं था जिसके ऊपर बेस्ड है। अगर इस तरीके का कोई जो है सूट जो है आप जो है फाइल नहीं कर सकते हैं। तो गाइज़ यही सब कुछ था ऑर्डर 23 को लेकर के, कैसे आप केस को विड्रॉ कर सकते हैं या अपने क्लेम को एडजस्ट कर सकते हैं। गाइज़ अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।